प्यारे बच्चों, एक अच्छा 9 की आपकी मैथ की क्लास है जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे और थ्योरी में हम सारी बेसिक चीजें समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 की थ्योरी पहले पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, मतलब थ्योरी को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे धनात्मक संख्याएं हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं जो 1 2 3 4 डैश करके इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे एक संख्या रेखा हम पूरी तरह से खींच लेते हैं, ये संख्या इधर जा रही है, इधर इधर। यहाँ पर आपका होता है मिड पॉइंट और इसको क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो होता है न्यूट्रल। जीरो के बाद 1 2 3 4 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक। इधर अगर हम चलेंगे तो माइनस हो जाता है, इधर माइनस -1 -2 -3 डैश डैश करके। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 4 -4। ठीक है, अब यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हम इधर जा रहे हैं माइनस में, इधर जा रहे हैं प्लस में। हम प्राकृतिक संख्या को भी समझेंगे, पूर्ण संख्या को भी समझेंगे। एक ही संख्या रेखा एक ही होगी जिससे हम सारी चीज समझ लेंगे। यहां से लेके जब संख्या यहां से यहां तक की बात की जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 डैश डैश करके ये जो संख्या यहां से इधर जा रही है ये धनात्मक संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? धनात्मक। और इधर क्या है? ऋणात्मक। इसको माइनस कर सकते हैं, ये ऋणात्मक। इधर चलेंगे तो ऋणात्मक और इधर चलेंगे तो धनात्मक, यानी जीरो न्यूट्रल है। इधर चलेंगे ऋणात्मक, इधर चलेंगे धनात्मक। ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। आप लोग पूरी डिफिनेशन को हम स्लाइड पे छोड़ देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है या अनंत तक जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसको आप समझ सकते हैं। एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ लिया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यही आपकी प्राकृतिक संख्या है। अगर हम यहां से अगर यहां तक चलते हैं अनंत तक तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जीरो से लेके अनंत तक हम जा रहे हैं तो पूर्ण संख्या हो गई, तो इसमें तो प्राकृतिक संख्या भी आएगी, आएगी कि नहीं? तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्या कहेंगे? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए, आप पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। और पूर्ण संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो जीरो से लेके 0 1 2 3 करके ऐसे डैश 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 अनंत तक अगर जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या यहां से लेके यहां तक पूर्ण संख्या होती है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद। अब नंबर आता है पूर्णांक संख्या का। किसका? पूर्णांक संख्या का। ये पूर्ण संख्या हो गया। तो अब इसमें अगर आपको पॉइंट करके अगर लिखना है तो ये चीजें लिख सकते हैं। कौन सी बातें? देखिए, इसमें आप ये लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक, ये संख्या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ये बातें सत्य हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में निहित है, समाहित है। क्योंकि जीरो से लेके अनंत तक हम जा रहे हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो एक आपका अनंत और जीरो के बीच में आता है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में आप समझ गए। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक संख्या यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आपके मन में कई सवाल अब आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। कौन कौन से सवाल आएंगे? आपके मन में सवाल आएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। देखिए इधर, अब इसमें हम एक बात बताएंगे आपको कि अब ये धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं और जीरो, यानी धनात्मक संख्या को शामिल करते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं, साथ में जीरो को शामिल करते हैं, तो क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्ण रूप से शामिल है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण रूप से शामिल है। तो इसको आप कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या संख्या पूर्णांक संख्या है।
पूर्णांक संख्या है। ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और है भी आपके प्रश्नावली में। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 समझ लीजिए इसको, पॉइंट नंबर 2 समझ लीजिए, पॉइंट नंबर इसको 3 समझ लीजिए, इसको 3 कर लीजिएगा। अब आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ लिया, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, इसको प्रत्येक लिखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है कि नहीं? ये देखिए पूर्ण संख्या है, और समाहित किसमें है? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो अब ये इतने पॉइंट आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों किसमें है? पूर्णांक संख्या में है। तो आपको अब इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आएगी और प्राकृतिक संख्या भी आएगी। तो आपने इतना समझ लिया। इसके बाद हम स्लाइड पे चलते हैं, इसको एक बार डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इसे n से प्रेरित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। वैसे पूर्णांक संख्या को 0 शामिल कर दिया, पूर्णांक संख्या हो गई, और ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ 0 को शामिल कर दिया तो ये पूर्णांक संख्या हो गई। डेफिनेशन इसकी आगे है कि पूर्ण संख्या की डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप समझ लीजिए। पूर्ण संख्याएं वे धनात्मक संख्याएं हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इसे W से प्रेरित करते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर, 0 1, इसमें देख लीजिए वही चीज जो हमने समझाया है संख्या रेखा पे, वही चीजें आपको दिया गया है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी मैंने समझा रखा है। पूर्णांक संख्या है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी 0 आपका, यही हमने समझाया था कि संख्या रेखा है, और यहाँ से 0 और इधर ऋणात्मक, मतलब कि इसको माइनस से डिनोट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए, माइनस इसको प्लस। जब इधर और इधर देखते हैं तो इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, साथ में 0 संख्याएं शामिल है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, आपको समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं, वह धनात्मक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। तो सम संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगर 2 को हम विभाजित करेंगे 2 से, तो 2 से कम कट गया कि नहीं एक बार में। और 4 की बात करें तो 2 से कट जा रहा है कि नहीं? कट जा रहा है, 2 दूना 4, कट जा रहा है 2 बार में। तो ये सब संख्याएं जितनी भी दी गई हैं, ये सब सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब दिमाग में एक बातें आएंगी कि अगर सम संख्या है तो सम संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? 50 100 संख्याएं होती हैं, और 50 विषम संख्याएं होती हैं। संख्याएं यही होती हैं, इन सब सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से न कटे, जो 2 से जिसमें भाग न जाए, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। ये कितनी पाई जाती हैं? 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से लेके 100 तक आपकी 50 विषम संख्याएं होती हैं। 1 2 1 3 5 7 9 करके डैश डैश इनफाइनाइट तक जाती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। विषम संख्या की डिफिनेशन ये समझ लीजिए। अब आगे चलिए अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। अभाज्य संख्या इसे p से प्रेरित करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें भाग जाए ही ना, जिसमें भाग दिया ही ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अच्छा, 2 को अगर हम भाग देते हैं तो किससे किससे भाग जाएगी? 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे कि अगर हम 2 की अगर बात कर रहे हैं तो एक तो 1 से कट रही है और एक स्वयं से कट रही है। भाग किससे जा रही है? 1 से जा रही है, 2 से जा रही है। तो अगर 2 से अगर अधिक संख्या से कटेगी तब ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ स्वयं और 1 से कट रही है, ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो 3 की मैं बात करूं, 3 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 3 को अगर भाग देंगे तो किससे किससे भाग जाएगी? 1 से भाग जाएगी, और इसके बाद 3 से भाग जाएगी। क्या इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग जा रही है? नहीं। तो जब तक इसके स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डिफिनेशन ये दिया गया है, और बाकी चीजें आपको समझ में आ गई। 3 की मैं बात करूं, 5 की भी बात करूं, तो 5 किससे 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 भाज्य होगा? 1 से होगा, 5 से होगा, स्वयं से होगा, और 1 से होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मतलब इसको भाज्य करने वाली संख्या नहीं है। 7 की मैं बात करूं, 7 1 से भाग जाएगी,
और स्वयं से भाग जाएगी साथ में। इसका मतलब ये सब सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 2 से स्टार्ट होता है और ये भी कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ये चीजें आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सअभाज्य संख्याएं। अब सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, किसको किसको पता है कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सअभाज्य संख्याएं पेयर में होती है। किसमें होती हैं, पेयर में होती है। और सअभाज्य संख्याओं की जो डिफिनेशन है, कह रहा है कि संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसको क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं 5 और जैसे 4 और 5 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं 5 6 की बात कर लूं। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, कोई ऐसी संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी काटेगी और 5 को भी काटेगी। एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, तो कोई संख्या नहीं है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सअभाज्य संख्या 16 25 9 8 और 7 6 4 5 5 6, तो ऐसी संख्याएं हैं। इसमें एक संख्या सम को रख सकते हैं और एक संख्या विषम को रख सकते हैं। ठीक है, और यही आपकी क्या हो जाएगी, सअभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की मैं बात करूं, क्या आपने 2 के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 में 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है, इसलिए क्या है, वो अभाज्य संख्या है। 1 की मैं बात करूं, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या में रखी जाती है। तो अब मैं बात करूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, संख्या क्या है, 4। 4 को देखिए, 4 में अगर हम भाग देंगे तो किससे किससे भाग जाएगी, 4 में 1 से भाग देंगे तभी चली जाएगी, 2 से भाग देंगे तभी चली जाएगी, और 4 से भाग देंगे तभी चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये तो 1 से भी कट रही है, स्वयं से कट रही है, उसके अलावा एक अतिरिक्त संख्या से भी कट रही है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। इसके अलावा हम 6 की बात करें तो 6 में भी अगर हम भाग दे के देखें तो 2 से भाग देंगे तभी कट जाएगी, 2 तिहाई 6, कट गया कि नहीं कट गया। अब 2 के अलावा और किस संख्या से भाग दें, 1 से भी भाग देंगे तब भी कट जाएगी, 6 1 कम 6, कट जा रही है ना, भाग चली जा रही है। अब मैं बात कर रहा हूं और किससे मैं भाग दे सकता हूं, 3 से मैं भाग दूंगा, 3 दूनी 6, 3 से भी कट जा रही है, कट जा रही है कि नहीं। अब एक और बचा है, क्योंकि मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि ऐसे करना समझ में आए। तब 6 से भाग देंगे तो 6 6 1 कम 6, एक बार में भी कट जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको अब ऐसे लिखना पसंद किया ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 6 दिया गया है, 6 है, तो 6 को किससे किससे भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं, 1 के बाद 2 से दे सकते हैं, 2 के बाद 3 से दे सकते हैं, और 3 के बाद 6 से भाग दे सकते हैं। तो अब बताइए कि 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है, उसके अलावा अतिरिक्त 2 संख्याएं हैं, 2 और 3 उससे भी कट रही है। इसका मतलब कि संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का ये नियम है कि संख्या 2 मतलब कि संख्या 2 संख्याओं मतलब कि स्वयं और एक के अतिरिक्त अगर किसी संख्या से अगर कट रही है तो संख्या भाज्य हो जाएगी। अगर केवल स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है तो संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये संख्याओं को हम समझ सकते हैं अच्छे से। इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, ये न्यूट्रल है, इधर आपका निगेटिव होता है और इधर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम इधर चल रहे 1 2 3 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इधर आपका निगेटिव है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, ये संख्याएं अगर मैं कहूं कि सारी की सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या में यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के साथ अगर आपसे कह दिया जाए कि इसके 1 और 2 के बीच में जो संख्याएं हैं, क्योंकि अगर दशमलव में देखा जाए या भिन्न में देखा जाए तो 1 के बीच में बहुत सी संख्याएं हैं जो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 1.2 लिखते हैं ना, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे लिखा मिलता है कि नहीं मिलता है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है किसके किसके बीच में है, 1
और 2 के बीच में है, यही तो है। तो ये चीजें आपको पता चलता है कि इन सब संख्याओं का स्थान कहां पर है, 1 और 2 के बीच में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ऐसी ही संख्याएं जो होती हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए अगर इनके बीच कितनी संख्याएं परिमेय ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक नियम होता है, जिस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम आपको आगे चल के अभी प्रश्नावली पे समझाएंगे कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कि इसमें यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या, अब इसमें हम एक बात करेंगे, ये आपकी प्राकृतिक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या है, और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है। और इसके बाद मैं कहूं कि 2 है, 22/7 है, √9 है, तो एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि वह संख्या जो करड़ी से बाहर आ जाए उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अंडर रूट दिया गया है, √9 है, तो इसको करड़ी से बाहर क्या लिख सकते हैं, अरे इसके 3 गुणे 3 होता है, तो करड़ी में जो संख्या एक पेयर में अगर बनेगी तो बाहर आ जाएंगी, 3 बाहर आ गया, तो ये संख्या क्या है, ये तो आपकी संख्या ये प्राकृतिक संख्या की तरह निकल के बाहर आ गई, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। हम 22/7 की बात करते हैं, तो 22/7 आपका क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं कि 1/3 की मैं बात करूं, ऐसे देखिए 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 की मैं बात करूं, परिमेय संख्या है। 3/3 की बात करूं, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये सब संख्याएं किसी न किसी संख्या के बीच में ही तो आएंगी। तो ये संख्याएं जब हम बात करते हैं इनकी, तो ये सब संख्याएं क्या है, मतलब एक परिमेय संख्याएं, क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं, तो जब हम इन सबको, जब हम बटे वाली संख्याओं को जब इसमें शामिल कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपका एक पॉइंट बनेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और जो संख्या करड़ी से बाहर आ जाए वो भी परिमेय संख्या है, जो फ्रैक्शन वैल्यू में है वो भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं प्रश्नावली पे। हम आगे अब प्रश्नावली के माध्यम से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें और भी हम ज्यादा समझते हुए चलेंगे। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, इससे पहले अभी हमने बताया था ना कि इन सबके साथ इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो परिमेय संख्या में 0 को भी तो शामिल किया गया है, तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। और इधर निगेटिव में जो जा रहा है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके साथ जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद √9 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि नहीं कि 0, हाँ कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको कह सकते हैं कि Q P/Q बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P का मान क्या मान लें, 0 मान लें, और Q का मान 1 मान लें। ये बात सत्य है कि नहीं, क्योंकि ये संख्याएं 0 और 1 की मैं बात करूं तो ये संख्याएं आपकी कहां मिलेंगी, संख्या रेखा पे 0 का मान दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं 1/1 की, तो ये भी परिमेय संख्या है। 2/1 की बात करूं तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। और 3/1 की मैं बात करूं तो ये भी परिमेय संख्या है। तो कुछ भी ये हो सकता है, तो ये सब सारी चीजें क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 0 अगर हो जाएगा, नीचे अगर 0 हो जाएगा, हर अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्नावली एक आपको समझ में आ गया, तो इसका एग्जाम्पल के रूप में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है जो दिया गया है। अभी हमने परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, इसीलिए हमने कहा कि अभी चल के आगे हम आपको बताते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात किसको किसको करना है, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच ना। अब बताइए क्या इनके बीच परिमेय संख्याएं आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, अभी नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। एग्जैक्ट परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 परिमेय संख्या देने की बात कहा है ना ज्ञात करने के लिए, तो 6 में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ने पर, 6 में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर,
तो 6 में 1 जोड़ें कितना होगा 7, 7 हो गया ना। अब इसके मान में इसको भिन्न के रूप में बनाने पर, भिन्न के रूप में लिखने पर, तो भिन्न के रूप में लिखने पर, भिन्न रूप में, भिन्न रूप में करने पर इसको क्या कर सकते हैं भिन्न रूप में, 3 को 3/1 लिख दें कोई दिक्कत, और 4 को 4/1 लिख दें कोई दिक्कत। अभी जो 7 दिया गया है 7 से गुणा करने पर, जो दिया गया है 7, 7 से गुणा करने पर, इसी 7 की मैं बात कर रहा हूं, 7 से भिन्न में हर और अंश में गुणा करने पर, ठीक है। दिया गया 3/1, ऊपर भी गुणा कर दीजिए 7 से और नीचे भी गुणा कर दीजिए 7 से, और 4 दिया गया है और 1 दिया गया, इसमें भी 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 7 से गुणा कर दीजिए। इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 7 त्रिक 21/7 1 कम 7, और इधर आएगा 4 7 28/7 1 कम 7, और इन्हीं के बीच में हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो इस संख्या का क्रम बनेगा, पूरी के पूरे संख्या का क्रम बनेगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं आंसर में, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 21 के बाद 22/7, 22 के बाद 23/7, इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7, इसके बाद 26/7, इसके बाद 27/7। तो ये आपकी क्या है, यही आपके परिमेय संख्या है, किसके किसके बीच, 21/7 और 28/7 के बीच में। अगर इसको अगर हम देखेंगे कि क्या यही 3/4, 3 और 4 है, तो देखिए 7 से भाग देंगे 7 त्रिके 21, तो मान कितना निकल के आया 3, और 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, तो मान कितना निकल के आया 4 निकल के आया। तो 4, इसको कह सकते हैं 4 और 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तब तो यही काम करेंगे, जैसे 5 6 दिया गया है तो 6 ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ना पड़ा, लेकिन अगर 5 कहेगा तो 5 में 1 जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 ज्ञात करने के लिए कहा तब तो 5 यानी 4 से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, और भिन्न फ्रैक्शन में लिखने के बाद ही करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगली प्रश्नावली पे। समझ में आया, ये कह रहा है 3/5 यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया है, लेकिन कभी कभी जो मान होता है ना, जो संख्या होती है, तो अब बताइए कि 3 का वेरिएशन अगर बनाएंगे 3 के बाद 4, तो 4 तो दिया गया है अंश ना, लेकिन अंश का डिफरेंट होना चाहिए तभी। अब डिफरेंट कब होगा, जब इसके हम मान को थोड़ा सा बदलेंगे तब ये बढ़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले ये वाला कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, जो हमने बताया था, यही जो बताया था। चलिए 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 प्लस 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए 3/5 और 4/5 में 6 से हर और अंश में गुणा करने पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 और 5 में किससे गुणा करना है, 3 और 5 में किससे गुणा करना है, 3 और 5 में ऊपर नीचे 6 से गुणा करना है, यहाँ पर भी 6 से गुणा करना है, और यहाँ पर भी 4/5 में भी किससे गुणा करना है 6 से, यहाँ पर भी 6 से गुणा करना है। अब बताइए कि 3 छक, इसको लिख सकते 18/5 छक 30, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 छक 24/6 5 30। तो ये इनके बीच संख्या ज्ञात करनी है, ये वाली। अब बताइए क्या हम सीक्वेंस में जैसे बढ़े थे वैसे बढ़ के हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, जितना कहेगा उतना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंट आएगा, और इसी के आधार पे हम इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, इधर देख लीजिए बनेगा कि नहीं बनेगा। 18 दिया गया है ना, 18 के बाद 19/30 और 20/30, 21/30,
30, 22/30, 23/30 है कि नहीं। कुल कितनी संख्याएं हैं, यहां से लेके यहां तक ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्याएं हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि नहीं। समझ में आया, चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये चीजें मैंने अभी आपको इससे पहले जब हमने संख्या रेखा प्रदर्शित करके सारी चीजें बताई थी, उससे आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसको ध्यान से देखिए एक बार। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, अरे हमने आपको पूरा का पूरा बताया था कि प्रत्येक, यहाँ देख लीजिए, इसको देखिए, परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है कि नहीं आ रही है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ रही है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ रही है ना। और ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आ रही है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो क्या हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसका आंसर हम दे पाएंगे। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये बात क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। दूसरा वाला करा प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। अरे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब बताइए, यहां पर देख लीजिए एक बार, पूर्ण संख्या दिया गया है ना, और ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, जी बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या ये है और इसके अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है, ना कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या आती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये बातें असत्य है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये क्या है, असत्य है। अब आ जाए तीसरे में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पूर्ण संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती, कुछ आती है, सब नहीं आती, इसलिए प्रत्येक नहीं आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य। ये वाला भी असत्य, ये सत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है। इसका मतलब कि पहला वाला आपका सत्य है और दूसरा वाला असत्य है, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास यही खत्म होती है। प्रश्नावली 1.1 आपने बड़ी आसानी से लगा लिया। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे 1.2। और इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। ठीक है।